एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में ब्रश लेकर मृणाल कभी कैनवस को घूरता, कभी टेरेस के दरवाजे को। आज से पोर्ट्रेट का काम शुरू होना है, पर अरुंधति अभी तक नहीं आई। मृणाल गुस्से में आकर रघु को आवाज़ लगाने को बाकी, तभी सीढ़ियों पर पायल की रुनझुन सुनाई पड़ी। अगले ही पल अरुंधति सामने थी। इससे पहले कि मृणाल कुछ पूछता, वह बोली, सॉरी, तैयार होने में देर हो गई। मृणाल ने लाल पाड़ की सफ़ेद साड़ी में लिपटी अरुंधति के माथे पर लाल बिंदी और कमर तक झूलते लंबे बाल को देखा और देखता रह गया। एक पल को उसकी आंखें उस मूर्तिमान रतन की चमक से चौंधिया गई। वह संकोच में पड़ गया कि क्या वह इस खूबसूरती को अपने कैनवस पर उतार पाएगा। मृणाल को अपनी तरफ यूं देखता देख अरुंधति बेचैन हो गई। बोली, मुझे कहाँ बैठना है? मृणाल ने खुद को संभाला और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। वह बैठ गई। मृणाल ने अपना काम शुरू कर दिया। वे चुप हो गए और उनके बीच की खामोशियाँ बोलने लगी। तभी मृणाल ने अरुंधति के गाल पर पड़ी पसीने की बूंद के आर पार जाती सूरज की किरण को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे भोर उसके सामने स्त्री के रूप में बैठी हो। वह बोल पड़ा, अरुणी। अरुंधिता चौंक पड़ी। जी, मृणाल बोला, कोई याद आ गया? अरुंधति ने पूछा। कोई बहुत अपना, शायद गर्लफ्रेंड। अरुंधति की इस बात पर मृणाल ने कुछ सोचा और बोला, कुछ कह नहीं सकता। उसके और मेरे बीच अभी बहुत सारी खाली जगह हैं और आप जानती हैं कि खाली जगह अनकही बातों की तरह होती हैं, जो जितना बाकी रह जाती हैं उतना ही अपनी तरफ खींचती हैं। तो अभी हमारे रिश्ते के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इतना कहकर वह अचानक चुप हो गई। मृणाल की गर्लफ्रेंड वाली बात उसे अच्छी नहीं लगी। अपने मन की इस कमज़ोरी को समझने की कोशिश में लगी अरुंधति को मृणाल ने टोका, मेरे बारे में तो सब जान लिया, अब कुछ अपने बारे में बताइए। वह बोली, मेरे बारे में जानने जैसा कुछ नहीं है, कोई तो होगा। मृणाल कुर्सी खींचकर उसके बगल में बैठ गया। शांतनु, आपका मेरा पियोन से हमारी सगाई हो चुकी है। अब तक तो शादी भी हो जाती अगर वह हादसा नहीं हुआ होता। इसका मतलब वह हादसा आपकी सगाई में हुआ था? नहीं, मेरी सगाई के एक दिन बाद। दरअसल अरुणिमा और पापा मेरी शादी के लिए ही आए थे। सगाई के 10 दिन बाद शादी की डेट थी, लेकिन उसके पहले ही अरुणिमा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस दुख ने हम सभी को तोड़ दिया, इसीलिए शादी को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। यह अच्छा हुआ। इतना कहते ही मृणाल समझ गया कि उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया है, इसीलिए अपनी बात को संभालते हुए फिर बोला, अच्छा हुआ कि आप रुक गईं। इस समय आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। सूना घर इस दर्द को कभी भरने नहीं देता। यह दर्द तो अब शायद ही भरे। हम इंसान मूव ऑन के फीचर के साथ इस दुनिया में आए हैं, इसीलिए समय के साथ एक दिन आगे तो बढ़ना ही है। यादों को सहज कर दर्द को जाने देना ही जीवन है, मृणाल ने समझाया। पर तब क्या करें जब मन में एक खास हो? खास तो हमेशा होता है, पर कुछ खास में क्यों भी होता है। मृणाल ने उसकी हथेली को अपनी हथेली में भर लिया। वह कुछ नहीं बोली। अरुंधति, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहिए। अरुणिमा ने यह कदम क्यों उठाया होगा इस क्यों का जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट हम तो इससे एक्सीडेंट मान रहे थे, पर फिर नानी माँ ने बताया कि उन्होंने उसे कूदते हुए देखा था। अभी पुलिस की जांच पड़ताल भी चल रही है। जो हम ना जान पाए शायद वे जान ले। पर उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। हम क्लोज नहीं थे। मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद वह पापा के साथ रहने चली गई। बचपन में हम छुट्टियों में ज़रूर मिलते थे, लेकिन बड़े होने पर वह भी कम हो गया। इसीलिए हमारा वह बहनों वाला बॉन्ड कभी नहीं बन पाया। वैसे मुझे वह नानी माँ के बहुत क्लोज लगती थी, लेकिन इस हादसे के बाद लगता है जैसे वह सभी के लिए अजनबी थी। पर एक बात बताऊं, आप उसके लिए अजनबी नहीं थे। मृणाल को कुछ समझ नहीं आया।
बोला, पर मैं तो उनसे कभी मिला ही नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, अरुणिमा एक पेंटर और आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वह तो आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती थी। आपके बारे में नानी माँ को उसी ने बताया था। ओह! काश हम मिल पाते। अरुंधति ने अपनी कत्थई आंखें मृणाल की काली आंखों पर टिकाई और बोली, काश कि आप उसे ढूंढ लेते। जी? मृणाल की बात का जवाब दिए बिना वह अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसे यूं खड़ा होते देख मृणाल भी चौंक कर खड़ा हो गया। वह बोली, अब चलती हूँ। क्यों? क्यों क्या? मैं थक गई हूँ। आप भी आराम करें, डिनर पर मिलते हैं। वह चलने को ही कि मृणाल बोला, आज का काम तो देख कर जाइए। मैं देख तो लूँगी, पर मुझे कहाँ कुछ समझ आता है। समझने के लिए इतना काफ़ी है। मृणाल की इस बात से उसके होठों पर मीठी मुस्कान खिल गई। वह पोर्ट्रेट देखने लगी। मृणाल की तरफ उसकी पीठ थी। उसे पता ही नहीं चला कब मृणाल उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। जब उसके उड़ते बाल मृणाल की छाती को छूते वह सिहर उठता। अचानक वह बोली, तुम यहाँ पोर्ट्रेट देवदार के जंगलों में बनाओ। तुम्हारी कला को महलों की नहीं जंगलों में जीवन मिलेगा। तुम्हें तो मुक्ति पसंद है ना मृणाल? अरुंधति ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे बरसों से लेती आ रही हो। कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा परिवर्तन मृणाल की समझ से परे था। उसकी आवाज़ भी अलग लगी। वह फिर बोली, तुम तो मुझसे अधिक जानते हो। कैनवस और चित्रकार का संबंध प्रेमी और प्रेमिका के जैसा होता है, इसीलिए उनकी यात्रा लंबी नहीं गहरी होती है। ऐसे रूहानी संबंध को जोड़ने के लिए खुला आकाश चाहिए। मृणाल सोच में पड़ गया। क्या है यह लड़की? इसे समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? तभी वह पलटी। खुद को मृणाल के इतने करीब देखकर वह झिझकी नहीं, बल्कि उसकी तेज नज़रों से मृणाल सहम कर पीछे हट गया। वह बोली, आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। किस बात का? एक तो तुम बोलने का और दूसरा पेंटिंग के बारे में जो मैंने बोला। बिल्कुल भी नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तुम भी मुझे तुम बुला सकते हो। अरुंधति की इस बात पर दोनों एक साथ हंस पड़े। हंसते हंसते मृणाल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, चलो दोस्ती कर लेते हैं। इतना सुनते ही अरुंधति के चेहरे पर पहले वाली गंभीरता आ गई। वह बोली, दोस्त बनने में इतनी जल्दी क्या है? पहले तुम मुझे ठीक से जान तो लो। अभी तो तुमने देखा ही क्या है। और फिर मृणाल को अपनी सोच के साथ अकेला छोड़कर चली गई। मृणाल को ऐसा लगा जैसे वह पल भर पहले वाली अरुंधति ना होकर कोई और हो। जो कुछ देर पहले अपनी सी लगने लगी थी वह फिर से पराई हो गई। अरुंधति के जाने के बाद मृणाल भी अपने कमरे में आ गया और बैग से मधुशाला निकाल कर पढ़ने लगा। पर उसका ध्यान रह रहकर अरुंधति पर चला जाता। हार कर उसने किताब नीचे रख दी। फिर उसके मन में आया कि एक बार जंगल की तरफ जाकर पोर्ट्रेट बनाने की जगह देख ली जाए। वह बाहर निकला ही था कि उससे स्टडी से रानी माँ की गंभीर और तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। इसके बाद मनोहर की दबी हुई आवाज़ भी आई। साफ था कि रानी माँ किसी बात पर नाराज़ हैं। मृणाल को छिप कर बात सुनना और हवा में बातें बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए बिना कुछ सोचे वह चुपचाप आगे बढ़ गया। मकान की गेट पर रघु दरवानों के साथ बात करता हुआ मिला। मृणाल को देखते ही वह चुप हो गए। मृणाल बोला, भाई रघु, आज अपना जंगल दिखाओ। साहब, अंधेरे में क्या दिखेगा? कल सुबह ले चलूँगा। उसकी बात सुनकर मृणाल को इस बात का ख्याल आया कि दिन तो ढल चुका है। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलागी और बोला, बात तो सही कह रहे हो रघु भाई, ठीक है, फिर कल सुबह ही चलेंगे। तभी मृणाल की नज़र उसकी सिगरेट को ललचाई नज़र से देख रहे पहरेदारों पर गई। उसने अपनी जेब से पैकेट निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो भाई, हम तो जल ही रहे हैं, तुम भी थोड़ा जल कर देखो। सरकार सरकार,
रघु और उन दोनों ने एक एक सिगरेट ले ली। रघु उनमें से एक पहरेदार की तरफ इशारा करते हुए बोला, सरकार, आपने भोला का मन ठीक कर दिया। बेचारा बहुत उदास था। मृणाल ने एक कस लेते हुए पूछा, क्या हुआ भोला भाई? कुछ नहीं साहब, गेट खोलने में देरी होने के कारण मनोहर साहब ने डांट दिया। कोई बात नहीं, नौकरी में तो यह सब चलता रहता है। इतना कहकर मृणाल ने उसका कंधा थपथपाया और घूमने के इरादे से बाहर निकल आया। सरकार, सब अपना गुस्सा अपने से नीचे वालों पर ही निकालते हैं। मृणाल ने देखा कि उसके पीछे पीछे रघु भी आ गया है। अरे, तुम भी आ गए? हाँ साहब, मैं सामने वाले से भीतर जाऊंगा, वहाँ से मार्केट पास पड़ती है। मृणाल ने जब कुछ नहीं कहा तो फिर बोला, आज मनोहर साहब को रानी माँ ने खूब डांटा तो बस अपना गुस्सा उस गरीब पर निकाल दिया। अच्छा। रघु को मृणाल का इतना छोटा जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि मृणाल उसकी बात को हल्के में ले रहा है, इसीलिए उसने जेब से अखबार का एक तोड़ा मोड़ा कागज़ निकाला और मृणाल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, यह है सब मुसीबत की जड़ सरकार। आज के अखबार में यह छप गया है और मनोहर साहब को कुछ भी ना कर पाए, तभी तो रानी माँ को इतना गुस्से में है। मृणाल रघु को टालते हुए बोला, क्या रघु, अंधेरे में क्या पढ़ूंगा? रघु ने मृणाल को ऐसे देखा जैसे उसे उसकी बुद्धि पर शक हो रहा हो। बोला, क्या सरकार, इस मोबाइल की टॉर्च कब काम आएगी? ना चाहते हुए भी मृणाल को उसके हाथ में पड़ा पन्ना लेना पड़ा। अखबार में रानी माँ की तस्वीर के साथ एक खबर छपी थी। क्या छुपा रही है रमोला राजवीर शर्मा, आत्महत्या का कारण या हत्या का अपराधी? रघु के चले जाने के बाद मृणाल काफ़ी देर तक यूं ही भटकता रहा। जब घर लौटा तो इतना थक गया था कि डिनर की इच्छा ही नहीं हुई, इसीलिए उसने अपने कमरे में ही दूध मंगाया और पीकर लेट गया। मृणाल पलंग पर लेटा देर रात तक करवटें बदलता रहा। फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुई तेज आवाज़ ने उसकी कच्ची नींद को तोड़ दिया। उसने देखा टेबल पर से जग गिर जाने के कारण पूरे कमरे में पानी फैल गया है। वह बाथरूम से वाइपर लाने के लिए उठा कि बालकनी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई पड़ी। पहले तो मृणाल को लगा कि यह उसके मन का भ्रम है, लेकिन दस्तक दोबारा हुई। मृणाल डरा तो नहीं पर परेशान ज़रूर हो गया। इतनी रात उसकी बालकनी में कौन होगा? मृणाल सोच ही रहा था कि दस्तक फिर हुई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे नीचे से किसी के बोलने की आवाज़ आई। अगर बालकनी में आकर उसने नीचे की तरफ झाँका तो चौंक गया। उसने देखा नीचे स्लेटी रंग की नाइटी गाउन में अरुंधति खड़ी है। वह आकाश की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक से वह मुड़ी और उसकी नज़र मृणाल से मिल गई। मृणाल सकपका कर पीछे हटा कि तभी कोई उसके कान में फुसफुसाया, धप्पा। वह पलटा और सामने अरुणिमा को देखकर चीख पड़ा। मृणाल को क्यों इस घर में सब उलझता हुआ सा लग रहा था। वह कौन सी कशिश थी जो उसे अरुंधति की ओर खींच रही थी? उधर अखबार में रानी माँ को लेकर छपी खबर ने भी मृणाल को असमंजस में डाल दिया था। फिर रात को मृणाल को धप्पा कहकर चौंकाने वाली लड़की कौन थी? अरुणिमा या अरुंधति? इन सब सवालों के जवाब अगली किस्त में।